नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा साबुत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त बाजार की बड़ी बात। बाजार में अगर आप देखें तो 9700 के लेवल पर फिर से एक बार निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो 9700 का जो स्विंग हाई था हाल के दिनों का, अब तक के रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैं उसके आसपास, उसके करीब जाने की हमने कोशिश की लेकिन अटक गए हैं। ऑयल एंड गैस, पावर, मेटल, ये कुछ एक खास सेक्टर्स हैं जहां पे हमने कमजोरी आते हुए देखी है। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की और वहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, तो ये सेक्टर पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। तो ऊपर के लेवल से जो दबाव आया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से, यूरोप कमजोर खुला है, सुबह से एशिया भी बहुत वॉलेटाइल रहा है, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले हैं और इस वजह से हमने भी देखा कि निफ्टी ऊपर के लेवल पर नहीं टिक पा रहा है। और ऐसे में ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि पुट राइटिंग भी हो रही है और कॉल में खरीदारी भी हो रही है। तो ये इस बात का संकेत बनता है फिलहाल बाजार के लिए कि ऑप्शन ट्रेडर्स तो बुलिश हैं और उन्हें लगता है कि भले ही आज ऊपर के लेवल पर निफ्टी अटक गया हो लेकिन फिर से तेजी दिखाएगा। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9670 के लेवल्स आ चुके हैं इस समय और लार्जली हमने देखा था ट्रेड 9675 या 80 के आसपास देखने को मिला था, तो 10 पॉइंट हल्का हुआ उन लेवल से। सेंसेक्स भी 148 पॉइंट ही ऊपर है, ये ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स तो एकदम फ्लैट हो चुका है, 25 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी आधे घंटे पहले। बैंक निफ्टी में आज पूरा जोश भरा है बाजार की चाल में और ये भी ऊपरी लेवल से अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ 50 पॉइंट गंवाए हैं बैंक निफ्टी ने पिछले आधे घंटे में। तो ऐसी हालात में कहां होगी हमारी नजर? बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो ऐसे में मुनाफा वसूलें या तेजी जारी रहेगी? निफ्टी में छोटे और मध्यम अवधि में क्या है नजरिया, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। राकेश बंसल की राय लेंगे, खासतौर पे उन्हें क्या इंटरेस्टिंग लेवल नजर आ रहे हैं। नस्कॉम का गाइडेंस उम्मीद से कमजोर आया है, तो आईटी शेयरों में क्या करना चाहिए? कर्ज वाले शेयरों में जो लोग फंसे हुए हैं उन पर नजर होनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहां पर हम देख रहे हैं बैंक्रप्सी की प्रक्रिया चल रही है, इन सारे स्टॉक्स पर लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय। आईपीओ मार्केट भी काफी गर्म है, जीटीपीएल के आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी दिन है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा रोज की तरह लॉन्ग कहां करें, शॉर्ट कहां करें, ये जानेंगे अब से कुछ ही देर में। 3 बजे निफ्टी कॉल लेकर आएंगे और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसने आज बाजार को फिर से खरीदारी के मोड में लाया है। बैंक्स आज लीड कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए निजी बैंकों का बोलबाला है। यस बैंक करीब 2% ऊपर, एचडीएफसी में करीब 26 रुपए का उछाल, फेडरल बैंक की क्यूआईपी को बढ़िया रिस्पांस मिला तो 1% की तेजी है। कोटक महिंद्रा बैंक में हम देख रहे हैं लगभग 1% का उछाल और सरकारी बैंकों का दिग्गज एसबीआई भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है इस समय। इसके अलावा आप देखिए टेक्नोलॉजी शेयरों में नैस्कॉम ने गाइडेंस दिया है 7 से 8% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी FY18 में और आज हमने देखा है वैसे भी निचले लेवल्स पर लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की है। टाटा एलेक्सी 1.5% ऊपर, माइंडट्री, इन्फोसिस, HCL टेक हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इन स्टॉक्स में ऊपरी लेवल्स पर अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आ रही है। इंडेक्स के सुपरस्टार अंबुजा सीमेंट 2-2.5% ऊपर, सन फार्मा, औरबिंदो, ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन तेल कंपनियां हैं जो पिट रही हैं। यहाँ पर आप देखिए IOC गिरावट के घेरे में 3% का नुकसान, गेल, HP, BP, ONGC में भी हमने देखा है 2-2% की गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेड में। मिड कैप इंडेक्स पर आते हैं, भले ही ऊपरी लेवल से इंडेक्स दबाव में आया हो लेकिन कुछ काउंटर्स है जहां पर काफी तेजी है। रिलायंस डिफेंस मिसाल के तौर पर 6% भागा है। गॉडफ्रे फिलिप्स में हम देख रहे हैं 5% का उछाल, गोदावरी पावर एंड इस्पात में 9% की तेजी, भारत बिजली, आदित्य बिरला नोवो, ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर एक खरीदारी आई है। और आइए नजर डालते हैं चार्ट पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। कल हमने आपको बताया था कि निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तेजी के फेवर में दिखाई दे रहा है। निचले स्तरों पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं और वो देखिए हमने कल के सपोर्ट्स होल्ड किए और उसके बाद कल आखिरी घंटे में तेजी बनी थी और आज देखिए उसके ऊपर हमने और बिल्ड किया है। जो पहला टारगेट ऊपर की तरफ नजर आ रहा था निफ्टी में, हमने आपको बताया था 9700 के आसपास, जो प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल बनते हैं 9710। तो आज का हाई आप देखिए 9700 के करीब हम पहुंचे, वहीं पर अटकते हुए नजर आए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड थोड़ा ठीक नहीं है और ऐसे में आजकल ऐसे भी हम देखते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार चलता रहता है। ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक कीजिए तो फिर एंट्री का मौका मिलता है, तो वही चाल बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल सपोर्ट होल्ड हुआ है और अब स्विंग ब्रेकआउट का इंतजार है। तो निफ्टी में
अच्छी तेजी अब यहां से तभी बनेगी जब आप 9,710 के पिछले स्विंग हाई को पार करेंगे। हमने आज यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, इसके ऊपर निकलेंगे तो और नई तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल गिरावट में आप तेजी करने के बारे में सोच सकते हैं इस मार्केट में। लेकिन आज का चार्ट और आज का एक इंटरेस्टिंग चार्ट जो हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं वो है मनप्पुरम फाइनेंस। ये स्टॉक आपके सामने इस वक्त, और इसको थोड़ा करीब से देखें। ये जो चार्ट इस वक्त आपके सामने है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट है ये, और आज की ये कैंडल देखिए जिस तरह से हमने तेजी देखी, एक काफी अच्छे लंबे कंसोलिडेशन में से ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, ये नीचे की लाइन अगर आप देख पा रहे हो इस वक्त, शायद आपकी स्क्रीन पे वो नहीं आ रही है, अब आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक वॉल्यूम क्वांटिटी बताने वाली लाइन, और ये आप देखिए कि औसत से काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ये तेजी बनी है। अच्छा, इस चार्ट में ये जो वॉल्यूम की पैटर्न है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस दिन आप एक अच्छी तगड़ी ग्रीन कैंडल देखते हैं उस दिन आपको नीचे वॉल्यूम अच्छे नजर आते हैं, और ये इस पूरे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। जिस दिन भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उस दिन अच्छे वॉल्यूम आए हैं। तो ये भी एक बार फिर से आपको बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब इस जोन से बाहर निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप स्विंग लोज अगर पकड़ के चलते हैं, कोई पोजीशनल ट्रेडर अगर यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो 91-50 के आसपास इसके स्विंग लोज पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, 2-4 दिन के बारे में सोच रहे हैं, तो इसी नेक लाइन पर जहां से हमने ब्रेकआउट होते हुए देखा है वहां पर आप तकरीबन 94 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इस स्टॉक पे अगर आप इसकी चाल देखें कि काफी अच्छे लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ये वापस से एक नई चाल शुरू कर रहा हो ऐसा लगता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर तकरीबन 130 रुपए तक के टेक्निकल टारगेट आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आज के दिन बनता हुआ नजर आया है, और वो है मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक। ओवरऑल मार्केट का मूड आज कैसा है, हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर एक बार फिर से देख लें, जो लगातार ग्रीन जोन में बना हुआ है और अच्छी खरीदारी की ओर ही इशारा कर रहा है। आज भी 55 का आंकड़ा जो बाइंग की तरफ ही इशारा करता है। हालांकि मिड कैप में हर्षता इस बीच थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। जी हाँ प्रदीप, का 11 पॉइंट लगभग 15 पॉइंट का नुकसान इस समय मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी भी तेजी से ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ 150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही थी, और 20 मिनट पहले की ये चाल है, और अब आप देखेंगे सिर्फ 75 पॉइंट ही ऊपर है। तो ऊपरी लेवल से काफी हल्के हो रहे हैं बाजार, अब सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर रह चुका है निफ्टी, और सेंसेक्स भी महज 96 अंक ऊपर है, यानी कि ऊपरी लेवल्स पर दबाव आया है। राकेश, कैसे पढ़ेंगे इस मूव को? हर्षिता, ऊपर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, ऊपरी बैंड से मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ खिसक रहा है। अब हर्षिता देखना यह है कि जिस तरीके से ऊपर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने रिट्रेस करा है, अगर मार्केट लोअर बैंड सपोर्ट को 9600 का जो सपोर्ट है, 9600 9610 का जो सपोर्ट है इमीडिएट, अगर वहां तक फिसलता है तो वहां से भी सपोर्ट लेके इसी इंटेंसिटी से अगर रिबाउंड करता है तो पॉजिटिव होगा। अगर नीचे का सपोर्ट टूटता है तब थोड़ी सी दिक्कत की बात लगेगी। देखना होगा कि क्या वो नेशनल लेवल्स पर होल्ड कर पाता है या नहीं बाजार। खैर आप देखिए बिकवाली कहाँ से आई है, तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इन्फोसिस अभी हमने देखा लगभग 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये इनफैक्ट 1% गवाता हुआ पिछले 10 मिनटों में अब 2 रुपए की ही तेजी है। यस बैंक में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी आज दिन भर, ये भी ऊपरी लेवल से हल्का हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC बैंक ने अपनी पोजीशन काफी हल्की की है। इनफैक्ट HDFC बैंक पर राकेश आप अपनी राय दीजिए, क्या ट्रेड लेंगे? अर्शिदा, अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ तो रुझान क्लियरली एकदम पॉजिटिव रुझान है। इनफैक्ट कोई करेक्शन के आसार नहीं है, एकदम नई टेरिटरी में स्टॉक खड़ा हुआ है। किसी के पास स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए, कोई करेक्शन आए तब बाय करने की बात है। ओके, फिलहाल अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमने ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट आते हुए देखिए, भूषण स्टील अब करीब 8.5-9% नीचे आ चुका है। JP इंफ्रा हालांकि अभी मजबूत है लेकिन ऊपरी स्तरों पे यहाँ भी थोड़ी बिकवाली आती हुई नजर आ रही है। रिलायंस डिफेंस पे थोड़ा दबाव हमने बनते हुए देखा है। साउथ इंडियन बैंक, ये स्टॉक तेजी से कमजोर होता हुआ करीबन 2% नीचे अब आ चुका है। हालांकि वॉल्यूम अभी 60% के आसपास ही है, तो खास इतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। साउथ इंडियन बैंक, राकेश क्या लगता है आपको? प्रदीप जी, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है साउथ इंडियन बैंक का, और जिस तरीके से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है
मुझे लगता है प्रदीप जी करेक्शन पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। स्टॉक का नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 27.50 एक अच्छा बेस है। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्शन पर 27.5 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय करना चाहिए और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल रुझान है ऊपर में 31-32 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 31-32 की तैयारी साउथ इंडियन बैंक में। पेट्रोनेट एलएनजी आज वैसे भी कमजोर था सुबह से। जेफरीज ने कहा है कि बिकवाली बढ़ेगी इस काउंटर में आगे, एक सेल कॉल दिया है और स्टॉक देखिए अब पिछले कुछ मिनटों में और भी फिसलता हुआ। क्या सलाह होगी, शॉर्ट की पोजीशन लेना ठीक है? नहीं हर्षिता, अगर आप पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो ये स्टॉक पहले भी स्टॉक 430 के अराउंड आया था बट वहां से बहुत अच्छा रिबाउंड दिखाया। मेरा ऐसा मानना है हर्षिता किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो 425 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। फ्रेश शॉर्टिंग तभी करनी चाहिए जब 425 के लेवल्स नीचे में डिसाइसिवली टूटे। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है और 425 के अराउंड मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इससे पहले भी हर्षिता किसी ने अगर 430 429 के अराउंड शॉर्ट करा है तो वो फंसा है। तो बेहतर होगा 425 के सपोर्ट की टूटने की वेट करें, वो लेवल्स टूटे तभी शॉर्ट करना चाहिए। ओके तो ये है फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी। राकेश ये बताइए कि निफ्टी ट्रेडर्स जो इन दिनों काफ़ी हैरान है कि रिटर्न आते नहीं है, किस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? और हमें रोज़ एक आध सवाल तो आता ही रहता है कि 10,000 का लेवल कब तक आएगा? देखिए प्रदीप जी, मुझे तो टेक्निकल रुझान अच्छा लगता है। अगर आप देखें तो निफ्टी काफी समय से ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी कंसोलिडेशन से मूव कर रहा है और सिमिलर पैटर्न यूएस के बेंचमार्क इंडाइसेस में देखने को मिल रहे हैं। और एक बार तो आज दिन में ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी 9688 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग ले। जैसे ही प्रदीप जी 9688 के ऊपर क्लोजिंग लेगा तब निफ्टी की जर्नी टुवर्ड्स 10,000 की शुरू होगी और तब 10,000 छूने में निफ्टी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तब मेरा ऐसा मानना है 2 महीने के अंदर 9688 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग लेता है तब ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एज ऑफ नाउ देखना ये है जिस तरीके से ऊपर से निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दिखाई है तो अब नीचे में 9600 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहे। इस बार अगर 9600 का सपोर्ट टूटता है तब शायद दिक्कत देखने को मिले और वो दिक्कत प्रदीप जी इससे पहले पिछले सप्ताह जब 9600 के लेवल्स टूटे थे वो दिक्कत कम थी बट इस बार अगर 9600 के लेवल्स टूटते हैं तो शायद पेन थोड़ा सा ज्यादा हो। कुछ पेन आगे देखने को मिलेगा अगर वो लेवल्स टूटते हैं 9600 के। लेकिन आज जो दर दिखा है वो रियल एस्टेट काउंटर्स में देखा जा रहा है, खासकर इंडिया बुल्स रियल, क्योंकि एक हॉट फेवरेट है। राकेश आज बिकवाली के घेरे में है, क्या सलाह होगी? देखिए हर्षिता, काफी बड़ी रैली दिखाई थी स्टॉक ने इंडिया बुल रियल एस्टेट का। अगर आप टेक्निकली स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई है, लगभग 100 रुपीज से एक रैली दिखाई है टू अबव 200 रुपीज। स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर है। टेक्निकली कोई शॉर्टिंग का पैटर्न नहीं है हर्षिता, बट फिर भी किसी ने अगर निचले स्तरों पर लिया है तो मुनाफा बांधने में समझदारी है क्योंकि ओवरबॉट है। करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा थोड़ा सा कॉशियस होकर मुनाफे को बांधे यहाँ पर। ओके राकेश, शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? थैंक यू प्रदीप जी एंड हर्षिता। जिन भी स्टॉक्स में प्रदीप जी बात करी है, जिनमें भी रिकमेंडेशन दी है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है बट सेम राय क्लाइंट्स को भी दी हुई है। शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 और नए एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। ऊपरी स्तरों से बाजार में हल्की बिकवाली आई है लेकिन अब भी सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 9650 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स गिरावट के घेरे में 16 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? ओम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं और साथ ही आनंद राठी के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड जय ठक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला है इस समय, आज देखिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर बिकवाली आ रही है और टेक्नोलॉजी इनमें आगे है।
टेक में कल दोपहर में खरीदारी आना शुरू हुई, आज काफी एंथुजियाज्म था, लेकिन नैस्कॉम का जो गाइडेंस आया है राजेश, जो 7 to 8% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या एकदम ठंडा ये है गाइडेंस है, और क्या आप अलग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही गाइडेंस आया है। हमारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखें तो जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कार्यभार संभाला है उसके बाद से ही दबाव देखा जा रहा है पूरे टेक्नोलॉजी पैक्ट में। जिस तरीके की प्रोटेक्टिज्म की पॉलिसी वो अपनाए हुए हैं और इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि उनके अगले बयान या अगली पॉलिसीज़ क्या होंगी। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र दो सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस मार्केट्स पर, एक तो आईटी और दूसरे फार्मा पे हमने ज़बरदस्त दबाव आते हुए देखा है। दूसरे अगर देखें तो आईटी स्पेंडिंग अगर आप देखें फॉरेन में तो वो भी थोड़ी कट होती हुई नज़र आ रही है। इवन नेगोशिएशंस बहुत कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मार्जिन्स पे प्रेशर रहने वाला है। जिस तरह की ग्रोथ हमने पिछले वर्षों में देखी थी आईटी में, उस तरीके की ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि रिपीट होती हुई नज़र आएगी। बट ये है कि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉल लेना चाहे तो मैं समझता हूँ इन्फोसिस या टीसीएस, इवन विप्रो जैसे काउंटर्स हैं जो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो पे लेवल्स पे लिए जा सकते हैं। बट ये ध्यान रखना होगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और अक्सर दबाव रहता है। हमें कॉल कम से कम 1.5 साल की लेनी हो तो ही लें। बहुत ज़्यादा माने ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। एक नॉर्मल ग्रोथ ऑफ 10 to 12% ईयरली मैनेज की जा सकती है। ओके, 10 से 12 राजेश, आपको लगता है नेस्कॉम के हिसाब से तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा 10 से 12% ग्रोथ आ जाए तो? प्रदीप जी, मैंने 10 से 12% ऑन स्टॉक प्राइस के हिसाब से कहा है, नॉट ऑन द नेस्कॉम साइड। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग नेस्कॉम्स नंबर। लेकिन जय, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या लग रहा है, उनके पैसे बनेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 10 to 12% साल 1.5 साल की बात हो रही है। चार्ट्स के आधार पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की इन टेक्नोलॉजी काउंटर्स में? आई थिंक सी ओवरऑल हर्षिदा, आई वुड से कि आईटी में काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ट्रेडर्स को, शॉर्ट टर्म या तो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं कहूँगा। कुछ स्टॉक्स जो मेरे ध्यान में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा रिटर्न्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में दे सकते हैं। उनमें से कुछ नाम है माइंट्री, HCL टेक, हेक्सावेयर। आई थिंक ये तीन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कंपेयर टू विप्रो, TCS एंड इन्फोसिस। विप्रो और TCS तो काफ़ी रेंज बाउंड लग रहे हैं, इन्फोसिस काफ़ी वीक लग रहा है। तो जो तीन बेस्ट स्टॉक्स ऑन दी अपसाइड लग रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी माइंट्री, HCL टेक एंड हेक्सावेयर। ओके, इस बीच आप देखिए कुछ एक स्टॉक्स जहां पर काफ़ी ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सुबह काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से खुला, उसके बाद यहाँ पर जो करीब 4% की एक ब्लॉक डील हुई और ऐसी जानकारी आई कि प्रोमोटर्स ने इसमें हिस्सा बेचा है। उसके बाद से लगातार गिरा है और इनफैक्ट अब अगर आप पिछले 2-3 दिन का मूव देखें तो ये बिल्कुल क्लियरली जैसे पीक आउट होता हुआ संकेत दे रहा है। हालांकि काफ़ी ज़बरदस्त इसमें मूवमेंट आई थी। अगर हम आपको दिखा पाएँ पिछले 1 महीने में किस तरह के रिटर्न इसने दिए हैं या पिछले 6 महीने में कैसे रिटर्न दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त तेज़ी के मूड में था। देखिए 7 दिन में 9%, महीने में करीब 17-18% और ऐसी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद देखिए 3 महीने में ये हो गया है 2.5 गुना। और अगर ऊपर के लेवल पर इस तरह हिस्सा बेचा जाता है, राजेश क्या राय देंगे आप? एक बार मुनाफा वसूली की राय दूंगा, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी रिटर्न दे चुका है, अच्छी तेज़ी बना चुका है स्टॉक। एक बार मुनाफा वसूली कर ले तो बेहतर होगा। वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि निवेश करना चाहिए, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्योंकि निवेश के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर वो चाहे इन्वेंट्री की हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो या डेट की हो, डिमांड की हो। मैं स्पेसिफिक किसी कंपनी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पूरे सेक्टर में मुझे लगता है कि ये दिक्कतें अपनी जगह हैं और अभी बनी हुई है। हालांकि सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, बजट में भी नए अनाउंसमेंट आए थे, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है, जिससे इन सब को बेनिफिट मिलेगा। बट इन सब चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए मुझे लगता है कि सेफ बेट अगर किसी को लेना हो तो हाउसिंग
फाइनेंस कंपनीज पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा और वहाँ पे अगर लें तो थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। उस स्पेस में हमारी लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस या GIC हाउसिंग फाइनेंस एक सेफ बेट साबित हो सकते हैं। इवन PNB हाउसिंग फाइनेंस में अगर किसी को लंबी अवधि का नज़रिया हो तो वहाँ भी पोजीशन ली जा सकती है। ओके, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर ज्यादा जोर दें इस समय रियल एस्टेट के मुकाबले, लेकिन बैंक्स पर एक बार नजर डालीजिए। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 85 पॉइंट ही ऊपर है और यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्पोरेशन बैंक 3% गवा चुका है। सीधा स्लाइड इसमें आया है। JNK बैंक में हम देख रहे हैं बिकवाली बढ़ती हुई। साउथ इंडियन बैंक जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, ये 1% फिसलता हुआ। धनलक्ष्मी, सेंट्रल बैंक, इन छोटे बैंकों पर अचानक ये सेल ऑफ आता दिखाई दे रहा है। जय, स्पेशली कॉर्पोरेशन, विजया जिस तरह से टूट रहे हैं, क्या सलाह होगी? आई डोंट थिंक हर्षदा कि ये PSU बैंक्स जो खास करके छोटे मझोले बैंक्स है जो जिसका आपने जिक्र किया, इसमें कोई भी एक अपवर्ड मोमेंटम या तो ऐसे कोई इंडिकेशन है जिससे मैं कहूँगा कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड देखने मिले। कुछ चार्ट्स पर ना ही एक प्राइस वाइज ना ही तो मोमेंटम वाइज कुछ भी एक अच्छा मोमेंटम है। ये हर्षदा ये कि मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक हो, कोटक बैंक है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि SBI जो कुछ ना कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, एटलीस्ट वीक टू ट्रेड नहीं कर रहा है। अदरवाइज छोटे मझोले बैंक में एज ऑफ नाउ तो कोई चार्ट्स पर ऐसा संकेत नहीं है जिससे मैं कह सकूंगा कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है बाई साइड पर। निजी बैंकों में ICICI बैंक पर क्या राय रहेगी पर आपकी, क्योंकि ये भी देखिए अब धीरे धीरे करके हल्का होता दिखाई दे रहा है। जय, सी वेल ओवरऑल हर्षदा ICICI बैंक थोड़ा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो चुका था, तो मैं ये कहूँगा कि 290 से लेके जो ओवरऑल हमें 326 330 तक के जो लेवल्स देखने मिले ओवरऑल ICICI बैंक में पोस्ट उसके रिजल्ट एक अच्छा मूव देखने मिला, लगभग 10 से 15% का अप्रॉक्सीमेटली। बट देन उसका एक रिट्रेसमेंट या तो मैं कहूँगा कि उसका ही प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक के लिए नीचे की तरफ 310 से 15 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेंज है। तो आई थिंक ICICI बैंक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने मिला है और ट्रेंड मीडियम टर्म में भी काफी पॉजिटिव है। तो इसमें मैं शॉर्ट की सलाह नहीं, मैं इनफैक्ट ये जो डिप है उसे खरीदने की सलाह दूंगा मैं। ओके, क्या इस लेवल पर खरीदना चाहेंगे या थोड़ा और गिरावट देखें, क्योंकि ये स्टॉक आप देखिए करीब 40-50 रुपए की एक रेंज बना के चलता है और उस लिहाज से करीब 300 पे हमने इसको अटकते हुए देखा है पोस्ट बोनस, अगर आप इसको गिनते हैं एक्स बोनस प्राइस पे अगर गिनते हैं तो। बिल्कुल प्रदीप, एक्स बोनस प्राइस अगर गिनते हैं तो डेफिनेटली अभी 290 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 290-91 के आसपास। मगर अगर वो लिहाज से अगर मैं देखूँ तो दिस स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट अराउंड 275 के आसपास। तो आई डोंट थिंक कि उसके नीचे ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड में शॉर्ट टर्म में जाते हुए नजर आएगा। एंड अगर ए लेवल्स पे अगर आसपास दिखता है 280-285 के बीच में, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 275 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक ऑन दी अपसाइड अगर मैं एडजस्टेड चार्ट और प्राइस अगर फिर से देखता हूँ तो गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में फिर से ये स्टॉक लगभग 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। कुछ मिड कैप काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर इस फिसलते बाजार में भी खरीदारी हो रही है। मिड कैप इंडेक्स गौर करिए अब 50 पॉइंट नीचे है, लेकिन इसके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 3% का उछाल। पटेल इंजीनियरिंग में हमने देखा है 3% की तेजी आई है निचले लेवल से, अब स्टॉक करीब 1% ऊपर दिखेगा। कैमलिन फाइन, व्हील्स इंडिया, वर्लपूल, भारत बिजली, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर अभी भी खरीदारी की पोजीशन आती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट भारत बिजली पर अगर राजेश आपने कोई स्टडी की हो लेटली, देखिए स्टॉक में काफी जबरदस्त एक्शन बनता दिखाई दिया है। पिछले 3-4 दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर काफी खरीदारी आती हुई और 1462 के लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसका 7 डे का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह का मूव आता दिखाई दिया है। देखिए 7 दिनों में 20-21% भागा है ये काउंटर, 1500 के हाईस तक पहुंचा है ये। इसमें बिल्कुल हमारी खरीदारी की सलाह है हर्षद। अगर आप देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर्स के बाद जो रिसेंट क्वार्टर्स के नंबर्स आए वहाँ सुधार होता हुआ नज़र आया। ट्रांसफार्मर्स के नए ऑर्डर्स नए मिलते हुए नज़र आए। इवन पावर सेक्टर में जिस तरीके की मूवमेंट देखी जा रही है, हमें लगता है उसका सीधा बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। तीसरे सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इसके पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट्स है सीमेंस वगैरह के, उनकी वैल्यूएशंस भी देखी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमारी इसमें बाय कॉल है। हमारा अपना अनुमान है कि इस साल में कम से कम ये 20 से 25% की और बढ़त यहाँ से ले सकता है।
ओके तो ये कॉल है फिलहाल भारत बिजली पे। एक स्टॉक आप देखिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये हाल ही की लिस्टिंग है और इसमें आज अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई है, करीब 7% के आसपास की। पिछले कुछ एक मिनटों के दौरान हमने यहाँ पे नुकसान तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है। राजेश, क्या रहा है आपके इस स्टॉक पे? प्रदीप जी, आई एम सॉरी, ये स्टॉक मेरी ट्रैक में नहीं है। ओके, ये स्टॉक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था जब ये इशू आया, लेकिन लिस्टिंग के बाद हमने देखा शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर हुआ, पर पिछले मुश्किल से महीने भर के अंदर, महीना भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 20-22 दिन हुए, अगर आप इसको पूरे एक महीने का चार्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि करीब 190 के आसपास के लो बनाने के बाद ये 315 तक ऊपर गया और अब वहाँ से घुमा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इशू है, जहाँ सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं था, लिस्टिंग कमज़ोर थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद 3 हफ्ते में स्टॉक 50% की तेज़ी दिखाने के बाद अब ऊपर से फिर घूम रहा है। तो काफ़ी ट्रेडर्स की पोजीशन यहाँ पर होगी, हालांकि कोई ज़्यादा चार्ट तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए लगता नहीं कि टेक्निकली कोई राय बनेगी। इसके अलावा चलिए नज़र आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहाँ पर आज हमने मूवमेंट देखी है। देखिए इंडिया बुल्स वेंचर, जब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट गिरा है तो उसी रफ्तार से इंडिया बुल्स वेंचर का काउंटर भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों में अगर आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें इंडिया बुल्स वेंचर का, तो ये 7 या 8 गुना हुआ है। मेरे ख्याल से 25-30 रुपए के आसपास वाले लेवल थे इसके, और ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। राजेश, क्या आप इसको ट्रैक करते हैं, इस पर कोई व्यू है? देखिए, इसमें भी हमारी मुनाफा वसूली की व्यू रहेगी, क्योंकि जिस तरह की बढ़त देखी गई है मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और इन लेवल पर बिल्कुल मुनाफा वसूली करनी चाहिए। री एंट्री नीचे के लेवल्स में मुझे लगता है कि 25-30 रुपया और यहाँ से गिर जाए तो वापस कोई को लेना हो तो ले सकते हैं, बट वो बहुत रिस्की वेंचर होगा। ओके, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स में बढ़ गया है, लेकिन स्टॉक देखिए आज क्रैक करता हुआ और काफी दमदार तेजी रही है। पिछले 12 महीनों में 700% रिटर्न दिलाने वाला ये शेयर रहा है। काफी तगड़ी मूव इसमें देखने को मिल रही है। इस बीच इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11% से ज्यादा की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा है इंटरेस्टिंग मूव्स आज देखने को मिल रहे हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी पिटता हुआ आज के सत्र में। साथ ही आप देखेंगे ईडलवाइज फाइनेंशियल में भी अब कुछ बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। कनोरिया केमिकल्स, तो ऐसे चुन चुन के काउंटर्स लोग बेच रहे हैं जहां पर अच्छी खासी पोजीशंस पहले इन्होंने कमाई हुई हैं। ईडलवाइज पर आप अपनी राय दीजिए जय, क्योंकि देखिए 200 के नीचे आया है काउंटर, क्या और टूटेगा या फिर शायद ये मौका है खरीदारी करने का? नहीं हर्षदा, काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी से इसमें एक रिवर्सल देखने मिला है। काफ़ी एक अच्छा एक्सपांशन होते हुए नजर आया था उसके बैंड्स में, और आई थिंक अभी फिर से ये उसकी एवरेजेस रिटेस्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड इन द शॉर्ट टर्म, जिसमें टारगेट्स बनकर आ रहे हैं लगभग 180 के आसपास। अगर 180 पे सपोर्ट लेकर रिवर्स फिर से रिवर्स करता है, देन आई थिंक एक अच्छा मौका रहेगा वहाँ पे खरीदने का। ऑन द लो साइड फिर स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 172 का। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा अराउंड 180, बिकॉज देन टारगेट कम्स टू अराउंड 210। एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड बाई साइड पर तो नहीं है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। 100 पॉइंट गवा चुका है मिड कैप इंडेक्स, यहीं पर पड़ रही हैं दरारें। अब कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो दबाव डाल रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक और आपको ये भी बताएंगे इस बिकवाली के बाद अब निफ्टी पे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। निफ्टी कॉल्स आपके लिए हाजिर करेंगे। 3 बज चुके हैं और रोज 3 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं निफ्टी कॉल, यानी निफ्टी पर क्या करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स की राय। इस वक्त अगर आप देखें बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी तेज़ी से हल्के हुए हैं। यूरोप के बाजार अच्छे नहीं खुले जैसे कि हमने आपको पहले जानकारी दी थी, तो 9700 पे अटकने के बाद निफ्टी अब 9600 के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। निफ्टी पर आपके लिए कॉल लेकर आते हैं सबसे पहले आशुतोष सरना की, और इनकी राय है बेचने की। निफ्टी स्टॉप लॉस 9690 पे लगा रहे हैं और टारगेट 9600 के। 1 से 2 दिनों में आशुतोष को उम्मीद है ये टारगेट आने की। रवि सिंह भी बिकवाली की राय दे रहे हैं। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से ये ट्रेड आता हुआ। इनका टारगेट निफ्टी पर है 9610 का। स्टॉप लॉस उनका मानना है 9700 पर लगाइए। अगले 2 दिनों में 9610 पर निफ्टी पहुंचेगा। हो सकता है कि अगले
10 मिनट में भी 10 मिनट में भी जिस रफ्तार से जा रहा है जी। लेकिन संदीप वागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप वागले, बताइए आपकी क्या सलाह होगी निफ्टी पर? आफ्टरनून अर्शदा, मैंने जब कॉल दिया था तब मैंने बाय की सलाह दी थी। अभी मैं सेल की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 9600 एक क्लोज लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है, हम 20 पॉइंट उसके ऊपर है, तो फिर मैं व्यू रिवर्स करूंगा। अगर वो ब्रेक नहीं होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है उसके, तो मैं समझता हूँ अभी भी 9730 इंटैक्ट है। जय, वेल ओवरऑल प्रदीप, मैं ये कहूंगा कि रेंज काफी समय से हमें देखने मिल रही है और रेंज के अपर एंड पर सेलिंग देखने मिल रहा है और लोअर एंड पे एक अच्छी बाइंग आती है। तो आई थिंक सिंस इट हैज रिवर्स रिसेंटली फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द रेंज, फिर से 9570 थोड़ी बहुत लेवल्स थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। 9550 से 9570 का टारगेट रहेगा, तो सेल करने की सलाह है। 9570 का टारगेट रहेगा और 9675 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन इस अचानक सेल ऑफ के पीछे कारण क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप तेजी से बाजार नीचे आया 9625 के आसपास, 8 पॉइंट नीचे निफ्टी। सेंसेक्स भी दबाव के घेरे में, मिड कैप इंडेक्स अब 150 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में पूरी तेजी हवा होती हुई, और विदेशी बाजारों पर मैं नजर डाल रही थी, ऐसा कुछ नेगेटिव माहौल तो नहीं है। अमेरिका में शुरुआत नरम रहेगी, 10 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स में। फ्रांस के बाजार 36 पॉइंट नीचे है। डैक्स में भी आप देखिए 50 पॉइंट की गिरावट। भारत में हम देख रहे हैं कुछ और, क्या कोई और ट्रिगर दिख रहा है आपको राजेश, कुछ सुनने में आया? नहीं हर्षिता, ऐसी तो कोई खास नज़र नहीं आई है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये एक नॉर्मल मुनाफा वसूली है, और जैसे कि जय भी अभी बता रहे थे कि एक रेंज बन गई है। टेक्निकली जो लोग कहते हैं कि 9520 30 से लेकर के 9700 के आसपास है, मुझे लगता है कि वही रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। निफ्टी के बाहर अगर निकले तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस वक्त भी आप देखेंगे तो बहुत से स्टॉक पॉजिटिव में चल रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि निफ्टी से निकल करके बाहर थोड़ी सी देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, निफ्टी में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होता। वागले साहब तो कई दिनों तक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने के मूड में थे, अब कम से कम वो एक कॉल फिर से दे रहे हैं। लेकिन दरअसल निफ्टी 9600 9700 थोड़े बहुत 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लगातार घूम रहा है, और ऐसे में समझना बहुत मुश्किल है। हर्षिता, मेटल्स में प्रदीप बिकवाली बढ़ती दिखाई दे रही है। मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वेदांता 1% गवा चुका है, यानी कि पिछले 10-15 मिनटों में 1% की गिरावट और आ गई है। हिंडाल्को में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली, तो ये कमोडिटी पैक है जो बाजार पर हावी है। पहले से हमने देखा था तेल शेयरों की धुलाई हो रही थी। ओएनजीसी टॉप ट्रेड्स में लूजर्स में शामिल, गेल, आईओसी, एचपीबीपी सब में बिकवाली देखने को मिल रही है। और कल भी आपको याद होगा कि मेटल शेयरों में भी मुनाफा वसूली देखी जा रही थी। राजेश, क्या ये भारी पड़ रहा है? कच्चे तेल में जो बिकवाली देखने को मिल रही है, नॉर्मली क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, हम इसे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन इतने गहरे क्रैक से तेल कंपनियों की हालत खराब हुई है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा काफी गहरी मार पड़ी है भारत में भी। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो प्राय तीनों ही कंपनियां, चाहे वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तीनों में ही हमने भारी क्रैक आता हुआ देखा है। फंडामेंटली ऐसे कोई चेंजेस इस वक्त नज़र नहीं आए हैं। नॉर्मल मुनाफा वसूली कह सकता हूँ, या शॉर्ट पोजीशन एफएनओ में बन रही हो, उसका प्रभाव देखा जा सकता है। मैं कहूँगा जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं और जो फंडामेंटल ट्रैक करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लें। अगर यहाँ से और 5% के आसपास गिरता है तो मुझे लगता है बीपीसीएल में एक अच्छा बाय बन सकता है, या इवन चेन्नई पेट्रोलियम एक अच्छा बाय साबित हो सकता है। ऑयल इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ की डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है, जो उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, और वहाँ भी अगर वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि चुनिंदा बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए अगर और थोड़ी सी क्रैक आता है तो। ये प्रेफरेंस क्या होगी, कौन सा शेयर लेंगे? चेन्नई पेट्रो, बीपीसीएल एंड ऑयल इंडिया। ओके, इस ऑर्डर में शायद पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन यही वो पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा मार आज के सत्र में पड़ी है। टॉप लूजर्स में ऑयल एंड गैस ऑफ कोर्स शामिल है। हमारे साथ अब हमारे नए जानकार जुड़ रहे हैं। विराज मेहता पीएमएस के हेड है ये, और फंड मैनेजर भी एक्वायरिस कैपिटल के अहमदाबाद से हमारा साथ दे रहे हैं आज। विराज, स्वागत है आपका। बहुत ही सीमित दायरे में सेंसेक्स निफ्टी की चाल है, और हमने देखा अचानक ये बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। इस तरह के बाजार में जहां पर ऐसे कोई सेंसेक्स निफ्टी में तो ब्रेक थ्रू लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं,
क्या ट्रेड लेना बेस्ट है, क्या कैसे अप्रोच करें रिटेल निवेशक? देखिए, किसी भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में निफ्टी या सेंसेक्स को जज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हम किसी भी कंपनी पे 2 या 3 साल का व्यू लेते हैं, और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी आज भी मौजूद है कि जिसमें 2 या 3 साल में आप देखेंगे कि उनकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। तो वैसे कुछ स्टॉक्स आपको लेने चाहिए आपके इन्वेस्टर्स को जिनमें उनको लगता है कि अर्निंग्स पोटेंशियल है, सेक्टर का पोटेंशियल है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। हमारे हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी रादर देन ट्राइंग टू पंट योर कैपिटल। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा बनाना या थोड़ा गंवाना डजंट मेक और ब्रेक एनीथिंग फॉर अस। तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी जो हम अपनाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी इन्वेस्ट। तो मतलब अगर 5% 10% नीचे मिलता है, ऊपर मिलता है, हमारे हिसाब से उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस अगर अच्छा है फंडामेंटली तो वो स्टॉक अच्छा ही करेगा। तो इस समय आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप इंडेक्स पर कॉल नहीं लेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान देंगे। विराज, वैसे ही जब आप स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ तो आपके रेडार पर होगा जहां पर आपको लग रहा है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, या फिर स्टॉक इतना पिट गया है कि अब यहां से खरीदेंगे तो और कुछ नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। क्या आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं इस मार्केट में? तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि आप अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं, कि जैसे वन ऑफ द स्टॉक्स एंड व्हाट आई वुड, हम लोग ये डिस्क्लोजर देंगे कि वी आर इन्वेस्टेड, आर PMS इज इन्वेस्टेड एंड सो एम आई इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स पर्सनली। पर जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, बोथ मुथूट एंड मन्नापुरम, उनकी सॉलिड बैलेंस शीट्स हैं, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, दे आर ऑल ग्रोइंग एट 14 to 16% लास्ट 2-3-4 साल से, और नेक्स्ट 2-3-4 साल भी अच्छे ग्रोथ रहेंगे इनके। जबकि आप देखेंगे कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर NBFCs पे, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे रहेगा। इनकी काफ़ी सिक्योर्ड लेंडिंग रहती है, तो NPA ज़्यादा नहीं आएंगे इनके, और ऐसी सिचुएशन में ये कंपनीज आपको 10 टाइम PE पे अवेलेबल है 1 year फॉरवर्ड। तो वी लाइक बोथ ऑफ दीज कंपनीज एट दिस पॉइंट। व्हाट वी ऑल्सो लाइक इज सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में। अभी अगर आप ग्लोबली देखें तो अ लॉट ऑफ केमिकल कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन शिफ्टिंग, प्रोडक्ट्स इज शिफ्टिंग टू इंडिया। तो उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स है जो आप ले सकते हैं। कंज्यूमर कंपनीज डायरेक्टली बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट आप कंज्यूमर कंपनीज को प्ले कर सकते हैं थ्रू some packaging companies. Those packaging companies are basically second variable companies of consumer companies only, because they supply, ये पैकेजिंग प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर कंपनीज को। तो अगर कंज्यूमर कंपनीज की ग्रोथ आएगी, मॉनसून के बाद अच्छी बिकवाली होगी, तो इनकी सेल्स बढ़ेगी, तो पैकेजिंग कंपनीज की भी सेल बढ़ेंगी, और इनकी वैल्यूएशन अभी इतनी हाई है नहीं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले हाउसिंग। हम हाउसिंग भी वी हैव बॉट, बट नॉट थ्रू डायरेक्टली थ्रू रियल एस्टेट प्लेयर्स, बट जो इनको सप्लाई करते हैं, तो जो इनको स्ट्रक्चरल सप्लाई करते हैं, जो इनको टाइल्स, सीमेंट, ये सब स्ट्रक्चरल सप्लायर्स हैं। अब इनके थ्रू स्पेसिफिक प्लेयर्स और स्पेसिफिक वैल्यूएशन को ध्यान में रख के स्टॉक्स को ले, रादर देन अ थीम। हमको लगता है कि थीम, कोई भी थीम का एक सीजन होता है कि 3 महीना कोई थीम चली तो सब स्टॉक्स चले, बट अगर आपको कोई 2-3 साल तक कोई चीज़ें रखनी है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। ओके। साथ ही विराज, इस समय ये जो तमाम कंपनियां हैं जिनके सामने बैंक्रप्सी की कार्यवाही चल रही है, उनमें अब काफ़ी इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि भूषण स्टील, मोनेट इस्पात जैसे स्टॉक्स में इस समय खरीदारी करना या एमटेक ऑटो में खरीदारी करना समझदारी होगी? एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक इन सब स्टॉक्स के इक्विटी वैल्यू ही होनी नहीं चाहिए।
बिकॉज अगर आप इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव बीन बिल्ट, आई वुडंट टेक स्पेसिफिक नेम्स लाइक भूषण और एमटेक, बट एसेंशियली 60-70% ऑफ देम, इनके अगर आप एसेट्स देखें वो ओवर वैल्यूएशन से क्रिएट हुए हैं कि जो चीज़ 10,000 करोड़ की बननी चाहिए थी वो 15,000-17,000 करोड़ में बनी है, और आज की डेट में अगर आप उसको बेचने भी जाएंगे तो 8-9 हज़ार करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इक्विटी तो इन सब कंपनीज में मोस्टली वाइप आउट हो ही जाएगी अगर बैंक्रप्सी कोड ठीक से लागू हुआ तो हमको लगता है कि इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज वेरी स्पेकुलेटिव, और एनीबडी हु वैल्यूज देयर मनी, मतलब जिसको भी ठीक से इन्वेस्ट करना है इन सब कंपनी से बहुत दूर रहना चाहिए। ये सारे उतार चढ़ाव बहुत स्पेकुलेशन के दायरे में है रादर देन एनी फंडामेंटल न्यूज़। अभी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये 1-2-4 महीने में निपटने वाली बात नहीं है, ये 18 महीने 24 महीने लगेंगे इस सब चीज़ को पूरा होने में। तो कहता है कि 180 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 270 दिन, यानी 6 महीने से 9 महीने का समय होगा। राजेश, यहाँ पर जो खरीदारी की एक वजह नज़र आ रही है हमें, तो वो तो यही है कि सुनने में आ रहा है कि बैंक इन कंपनियों का आधा या उससे भी अधिक कर्ज माफ़ कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनियां वायबल हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा सोचकर शायद लोग ले रहे हैं। देखिए, ऐसा सोच के ही ले रहे हैं क्योंकि हमने देखा है लास्ट 3-4 दिन से एमटेक ग्रुप की कंपनियों में ऊपर के सर्किट लगते हुए। लेकिन बावजूद इसके मैं पूरी तरीक़े से मेरे फ्रेंड के साथ जाना चाहूँगा कि दूर रहना बेहतर होगा, क्योंकि अभी ठीक से पता नहीं है कि बैंक माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर देते हैं सही बात है आपकी, बहुत ज़्यादा वायबल होने लगेंगे, बट अगर नहीं करते हैं, एनसीएलटी में गए हुए ये केसेस हैं, किस तरीक़े से रिजॉल्व होंगे, बैंक्रप्सी कोड लागू होगा, इनको बायर खोजना पड़ेगा, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, और बायर भी कितने में लेगा और उसके लेने के बाद डेटर्स को क्लियर करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। तो बेहतर होगा कि इन सब स्टॉक से दूर रहा जाए। दूर रहने की सलाह। इन सभी काउंटर से जोखिम वाला खेल है ये। एमटेक ऑटो, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, लिस्ट लंबी है, जेपी ग्रुप, इन सब से आप सावधान रहें, दूर रहें, जितना दूर रहे उतना बेहतर। फिलहाल बीटीएसटी की बारी और विशाल मलकान की राय आ रही है आपकी स्क्रीन पर। गेल में बिकवाली की सलाह, 340 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, 362 का रहेगा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में। विशाल के रेडार पर एक और शेयर है और वो भी आपको बताएं, खरीदारी का कॉल है। फेडरल बैंक में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 123 के टारगेट के लिए ये पोजीशन रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 116 रुपए पर। अगली कॉल है सुमित बागड़िया की, और सुमित के रेडार पर जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। इसमें खरीदारी की सलाह सुमित दे रहे हैं, टारगेट रहेगा 582 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 540 के भाव पर। सुमित एक और ट्रेड सुझा रहे हैं और ये सरप्राइजिंगली एक बाय कॉल है। आईओसी में आज की गिरावट को नहीं, ये बिकवाली नहीं, मंदी का कॉल है, सेल कॉल है, क्योंकि टारगेट इन्होंने 380 का दिया है, तो ये शॉर्ट कॉल है और ना कि एक बाय कॉल। स्टॉप लॉस 401 पर लगाएं, ये फिलहाल आईओसी पर सुमित ने कहा है। जय ठक्कर हमारे साथ है और साथ ही संदीप वागले। जय, बताइए, बीटीएसटी, एसटीबीटी या दोनों? दोनों देना चाहूँगा हर्षिता। इनफैक्ट काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट, तो स्ट्रॉन्ग एक काउंटर लग रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में सन फार्मा, जिसमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल था इसमें, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक अप मूव देखने मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो गैप एरिया था अपसाइड पे अभी तक पूरा फिल हुआ नहीं है। हावेवर शॉर्ट टर्म में बीटीएसटी के ध्यान से आई थिंक 560 तक का लक्ष्य बनता है इसमें, सो बाई करे सन फार्मा, 530 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल करने की सलाह रहेगी हर्षिता हिंडाल्को में। जैसे आप भी कुछ समय पहले बता रहे थे कि सारे ही मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा पैनिक देखने मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हिंडाल्को में एक क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है। सो ऑन दी अपसाइड 194.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 185 का टारगेट। चलिए, हिंडाल्को में बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट है इस समय। वागले साहब ने इनफैक्ट यही स्टॉक चुना है हिंडाल्को। बताइए वागले साहब, आप क्या लेवल्स देखेंगे इसमें? मुझे भी वीकनेस दिखाई देता है हर्षिता हिंडाल्को में। मेरा एसटीबीटी होगा हिंडाल्को 194 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 185,
और बाय करने के लिए मैं जाऊंगा टाटा पावर के साथ, जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। कल शायद थोड़े अपसाइड देखने को मिलेंगे। 79 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 85 के टारगेट के लिए टाटा पावर का शेयर खरीदे। इनफैक्ट टाटा पावर को लेकर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। टाटा पावर ने सरकार को कहा है कि इनका मुंद्रा का जो पावर प्लांट है उसमें वो 51% हिस्सेदारी सरकार को देना चाहते हैं और उसके रिटर्न में चाहते हैं सिर्फ ₹1। चौंकाने वाला ट्रेड होगा, क्योंकि याद रखिए टाटा पावर ने भारी भरकम लगभग 20,000 करोड़ का निवेश किया है मुंद्रा प्लांट में। और दिक्कत यही है, जिस तरह का पावर परचेज एग्रीमेंट है वो इस समय वायबल नहीं है। कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है इस प्लांट को चलाने में। इस पर करीब 6,000 करोड़ का लॉस भी है और परेशान होकर टाटा पावर कह रहा है कि 51% हिस्सेदारी अब सरकार की होनी चाहिए, बाकी का 49% हम रखेंगे, इसको बस चलाएंगे, आपकी ओनरशिप होगी। इस डेवलपमेंट को आप कैसे पढ़ेंगे राजेश? क्योंकि स्टॉक देखिए, इसमें स्टॉक मूव्स तो वैसे आ नहीं रही हैं इस डेवलपमेंट पर, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बहुत बड़ा एग्जाम्पल शायद टाटा पावर यहाँ पर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ₹1 में अगर 51% की स्टेक सरकार को ऑफर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो टाटा ग्रुप जैसी कंपनी ही ले सकती है, क्योंकि एक बहुत बोल्ड स्टेप है एक लॉस मेकिंग यूनिट से बाहर निकलने का। दूसरे अगर आप देखें तो स्टॉक ने भी लगभग अंडर परफॉर्म किया है पिछले कई सालों से। अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है। अगर ऐसा कुछ रिवाइवल होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड बनती है और ₹90 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। क्या कोई चांसेस है कि इन पावर कंपनियों को, इसमें टाटा पावर शामिल है, अदानी पावर जैसी कंपनियां शामिल है विराज, कि कोई पावर परचेज एग्रीमेंट में नेगोशिएशन हो, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइस तय की गई है उसी पर इन कंपनियों को बिजली बेचनी होगी और इक्विटी बेचने के अलावा फिर इन कंपनियों के पास कोई और उपाय नहीं है? नहीं, जनरली बहुत मुश्किल है। अगर आपने एक बार पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है उसके बाद उसको रीनेगोशिएट करना, बिकॉज अगर आप करते भी हो तो पब्लिकली ये चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जा सकता है कि ये सरकार मतलब जिसकी भी सरकार है उन्होंने कंपनीज के साथ मिल के कंज्यूमर के लिए पावर महंगा कर दिया। सो उसके काफ़ी सारे पॉलिटिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो रीनेगोशिएशन बहुत ही मुश्किल होता है इन सिचुएशंस में। तो बहुत कम वर्केबल ऑप्शंस होते हैं ऐसी कंपनीज के पास, एंड वो हम वही देख रहे हैं टाटा पावर सिचुएशन में एट दिस पॉइंट। तो ट्रिकी सिचुएशन है इन पावर कंपनियों के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ उपाय निकलता है नहीं। फिलहाल कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर अब थोड़ा थोड़ा एक्शन है। गेल निचले लेवल से आ रहा है और रिकवर कर रहा है 361 के लेवल्स। अदानी पोर्ट में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ काउंटर्स है जो इस समय एक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा दिन के लो से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आ रही है खरीदारी। याद रखिएगा 11% टूटा था काउंटर, अब सिर्फ 8% नीचे है, यानी कि करीब 7% का उछाल देखने को मिल रहा है निचले लेवल से। इनफैक्ट 11% से ज्यादा की गिरावट इसमें आती हुई दिखाई दी होगी। वागले साहब, कुछ थोड़ा सा निचले लेवल से सपोर्ट लिया है, लेकिन अब क्या ट्रेड हो? हर्षद, आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पूछ रही है? IB रियल सर। नीचे में तो बाइंग आया है, बट एट हायर लेवल जो कि 210 215 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है वो पार करना इतना इजी नहीं होगा अनलेस द मार्केट में नई तेजी आएगी। मुझे लगता है ये 180 और 210 के बीच में थोड़े दिन के लिए ऑसिलेट हो सकता है। ओके, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल थोड़ा सा पुल बैक, लेकिन जैसे वागले साहब कह रहे हैं शायद ये पुल बैक टिकाऊ नहीं है। और बिकवाली कहाँ पर है? LG बालाकृष्णन, मैस्टैक, एक्साइड, दिलीप बिल्डकॉन, ये काउंटर्स है जहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिल रही है। इन टाइल मैन्युफैक्चरर्स में हम देख रहे हैं, टाइल मैन्युफैक्चरर्स और साथ ही होजरी कंपनियां, इन दोनों में बिकवाली का प्रेशर है। और आपको याद होगा इन दोनों सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई दिखाई दी थी। होजरी का तो GST से रिलेटेड
मूव आया था और टाइल में जो हाउसिंग का प्ले था ज्यादातर जानकारों का उस लिहाज से तेजी बनती दिखाई दी थी। विराज, इन दोनों सेक्टर्स पर आपकी कोई राय? नहीं, टाइल्स पे पहले बात करते हैं। टाइल्स में अभी भी 50% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड जो डिफरेंस है प्राइस का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में अभी 5 से लेके 15-20% तक का डिफरेंशियल है। वो डिफरेंशियल बहुत ही कम हो जाएगा जीएसटी के बाद। तो हमारे हिसाब से जो 50% अनऑर्गेनाइज्ड है, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-7 ईयर्स एटलीस्ट उसमें से 20-25% ऑर्गेनाइज्ड के पास आ जाएगा। तो उसमें अगर आप कोई भी अच्छा प्लेयर सिलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें तो अच्छा ही रहेगा हमारे हिसाब से। राजेश, हौजरी कंपनियां रूपा, पेज इंडस्ट्रीज, टीटी लिमिटेड, इनमें से कोई आपको पसंद है? देखिए, पिछले करीब 2-3 महीने से अगर देखें तो अच्छी खासी बढ़त बना चुके हैं। खास करके जीएसटी की जो 5% की न्यूज़ आई कि 1000 रुपये से कम के आइटम्स पे 5% लगने वाला, उसके बाद तो बहुत ही अच्छी बढ़त दिखाई। कुछ कंपनियों में, कुछ फंड हाउसेज ने भी ब्लॉक डील्स किए, उसके भी न्यूज़ आई, उससे बहुत बढ़त हो चुकी है। इस वजह से हम समझते हैं इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन नीचे के लेवल्स में हमें लगता है एक तो लक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले समय में। दूसरा लवेबल लॉन्ड्री रहेगी जहां की हमें लगता है कि बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इस बीच रिलायंस डिफेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज वैसे कोई ट्रिगर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टॉक में धमाकेदार तेजी है, 5% का उछाल। क्या चार्ट्स पर ये तेजी टिकाऊ है? जय, बताइए। ओवरऑल हर्षिता, मैं ये कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में, लगभग 4 से 5 दिनों में एक अच्छा बेस तो फॉर्म हुआ है। ये स्टॉक में एक अच्छा बेस ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिला है। सो आई थिंक ये तेजी और भी कंटिन्यू हो सकती है। ऑन दी अपसाइड जो इसकी रेंज बनकर आ रही है, दैट कम्स टू अराउंड 68-69, वहां तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंटली ये देखने मिला है हर्षिता, आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 59 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, जो उसके शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होने के बाद। सो आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस, अगर किसे बाय करना है 59 के नीचे, आई थिंक हार्डली कुछ एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन दी अपसाइड अराउंड 68 to 69 के लेवल्स टारगेट कर सकते हैं। साथ ही इनफैक्ट आज एडीएजी काउंटर्स में रिलायंस कम्युनिकेशन एक और स्टॉक है जिसमें हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन। याद रखिए, आज टेलीकॉम मंत्रालय में सभी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी पहुंचने वाले हैं, जिसमें अनिल अंबानी शामिल है, सुनील भारती मित्तल, और चर्चा होगी इन कंपनियों की बिगड़ती बैलेंस शीट की या फिर वित्तीय हालत की। क्या किसी तरह का रिस्पाइट आएगा या नहीं, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टॉक्स में देखिए, आज आरकॉम में तो जबरदस्त तेजी है। भारतीय इन्फ्राटेल दूसरी तरफ करीब 1% का एक्शन दिखा रहा है। राजेश, स्पेस में तो लोगों ने पैसे ज्यादा गंवाए हैं, क्या कोई बेल आउट की संभावना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़ी बेल आउट की संभावना हो सकती है। रिलायंस कम्युनिकेशन में आज न्यूज़ आई थी कि वो अपने रियल एस्टेट मोनेटाइज करने वाले हैं, उस वजह से थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है। इन्होंने अपने डेट चुकाने के लिए जो सितंबर तक का समय मांगा है, इस तरीके के प्रयास ये कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इनको सफलता जरूर मिलेगी और वहाँ थोड़ा अपसाइड हो सकता है। बट मैं फिर जोड़ना चाहूँगा कि ये बहुत रिस्की प्ले हो सकता है कि अगर वैसे न्यूज़ पॉजिटिव नहीं हुई तो एक जोर से क्रैश हो सकता है। तो ये वहीं लोग निवेश करें जो उनकी रिस्क कैपिटाई अच्छी हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से मुझे लगता है कि आइडिया में जिस तरीके की पिटाई हुई है, उसके बाद वहाँ एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनती है और लॉन्ग टर्म कॉल लिया जा सकता है। आइडिया पे लंबी अवधि के लिए दाव लगाने का मौका। जाते जाते जिन स्टॉक्स में तेजी या मंदी हो रही है, पीसी ज्वेलर्स पे नजर डालिए। 1.5 लाख शेयर्स पिछले करीब 20-25 मिनटों के दौरान बिके हैं और इस पूरे स्टॉक में दिन भर में 10 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है, तो करीब 15% की ये जो नई सप्लाई आई है, इसके चलते स्टॉक तेजी से टूटता हुआ। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस, कमजोरी वहां पर आपको दिखाई देगी। मुरुदेश्वर सिरेमिक एक और स्टॉक होगा जहां पर हमने बिकवाली आते हुए देखी है। अच्छा वॉल्यूम लेकिन कहाँ दिखा है? भूषण स्टील में तेजी से बिकवाली आई है। एड लैब्स एंटरटेनमेंट एक और स्टॉक है जहां पर हम दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। करूर वैसे बैंक पर नजर रखिए जहां पर हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं, और एक्साइड। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम के साथ इन तमाम मिड कैप्स में पिछले कुछ मिनटों के दौरान बिकवाली हुई है। वागले साहब, इनमें से किसी चार्ट पर अगर आपकी नजर पड़ी हो?
प्रदीप, ये जो सारे स्टॉक आपने कहे, मुझे ऊपर में बिकवाली दिखाई देती है। इनफैक्ट एडलैक्स कल मेरा व्यू बुलिश था, शायद मेरा टारगेट थोड़ा सा मिस हो गया, बट मैं समझता हूँ ये थोड़ा चॉपीनेस रहेगा, ऐसा वन वे फॉल का कोई व्यू नहीं बनता है। ओके वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें, खरीदारी जहां पर उभर कर आई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, इंडिया बुल्स रियल काफ़ी वॉलेटाइल रहा, लेकिन आखिर में आकर के आप देखिए करीब 1.25 करोड़ शेयर्स की खरीदारी यहां पर पिछले आधे घंटे में होती हुई, यानी पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब 1/4 वॉल्यूम ये आखिरी मिनटों में आया है। कॉक्स एंड किंग्स देखिए करीब 4 लाख शेयर्स यहां पर खरीदारी आई है, 6 लाख दिन भर का वॉल्यूम है, तो 2/3 वॉल्यूम कॉक्स एंड किंग्स का आखिरी आधे घंटे में आता हुआ। जैकॉब देखिए 4 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है, पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब 20% आखिरी मिनटों में आता हुआ। मोनेट इस्पात भी अच्छे वॉल्यूम के साथ आखिरी मिनटों में उछाल दिखा रहा है। HDIL पूरे दिन में 1.5 करोड़ शेयर्स का ट्रेड हुआ है, उसमें से 25 से 30 लाख आखिरी मिनटों के दौरान आते हुए, और HDIL के स्टॉक पर आप अगर नज़र डालेंगे निचले स्तरों से ये भी बहुत शार्प रिकवरी इस वक्त दिखा रहा है। इसके अलावा देखिए तो कैडिला हेल्थ केयर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। रियल एस्टेट में DLF भी शामिल है। इसके बाहर मैक्स फाइनेंशियल्स जहां पर दिन के वॉल्यूम का करीब 30% के आसपास पिछले कुछ मिनटों में आता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आखिरी मिनटों के दौरान हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है या खरीदारी देखी है। 1 मिनट का वक्त बाकी है बाजार को बंद होने में, और जिस तरह से इस वक्त की पोजीशन है नुकसान के साथ ही शायद क्लोजिंग होगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर बंद हो रहा है। यहीं पर सबसे ज़्यादा मारकाट मची है आज प्रदीप। 155 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स सेटल होता हुआ। आप देखिए भूषण स्टील जैसे काउंटर्स 10% टूटे हैं आज। इंडिया बुल्स रियल की हम बात कर रहे थे, लेकिन मैग्मा फिनकॉर्प, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स और बैंक्स में कॉर्पोरेशन, JNK, विजया बैंक, ये काउंटर्स नरम पड़ते हुए दिखाई दे। अब कुछ ही देर पहले हमने PC ज्वेलर की बात की थी। PC ज्वेलर आज करीब 4% की गिरावट पर जाकर टिकेगा। और पिछले 2-3 दिनों में आपको याद होगा एक थीम काफ़ी एक्टिव हुई थी, वो थी लॉजिस्टिक शेयरों की। स्नोमैन, सीकल लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो जैसे काउंटर्स काफ़ी भागे थे। VRL लॉजिस्टिक्स काफ़ी भागा था। आज यहाँ पर हमने देखा है बिकवाली हावी होती हुई। स्नोमैन और सीकल में हमने देखा है काफ़ी प्रेशर था। ऑल कार्गो दोपहर में अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अंत कैसा हो रहा है इस पूरे सेक्टर का, वो नेगेटिव ही दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बाजार जो जाकर टिका है 9600 को किसी तरह से इसने संभाल लिया। 9622 पर जाकर निफ्टी टिकता हुआ 11 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स एकदम फ्लैट 31,284 का लेवल। बैंक निफ्टी की भी यही हालत, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर। और सबसे ज्यादा मार खाई है मिड कैप इंडेक्स ने, 158 अंकों की गिरावट। 9622 पर समाप्ति। संदीप सिर्फ 2 रुपए ऊपर आपके लेवल से, क्या किया जाए? अर्षदा, मुझे पूछ रही है? जी मैं आपसे पूछ रही थी, आपने कहा था 9620 के नीचे समाप्ति होगी तो आप अपना ट्रेड बदलेंगे। ये सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर जाकर टिका है 9622 पर। जी जी। तो अब क्या इरादा है? जी बिल्कुल नहीं, बट इंस्पायरिंग तो नहीं है अर्षदा। मैं समझता हूं कि हायर लेवल जो कि 96, 98, 9700 के आसपास से जो सेलिंग आई है वो डेफिनेटली वीकनेस इंडिकेट करता है एट हायर लेवल्स। तो मैं ये नहीं कहता कि वन वे क्रैक आएगा और यहाँ से 9200 आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर में चॉपीनेस बढ़ने वाला है और हम 95, 80, 9600 देखेंगे अगर होल्ड होता है। बट मुझे आज का पैटर्न देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो मेरा कल तक था, और मुझे लगता था कि 9750, 9730 के आसपास जाएगा। शायद वो नहीं होगा और हम शायद उसके पहले थोड़े से लोअर लेवल्स देखेंगे। ये लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि मिड कैप जिस तरह से गिरा है। जय, आप एक बार मिड कैप के चार्ट पे नज़र डालिए और आप देखिए कि ये मई के आखिर में करीब 17,050-65 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया था इसने, और उसके हिसाब से इस फॉर्मेशन को देखते हुए 18,150 का टारगेट बन रहा था, जो हमने चार्ट देखकर कई बार चैनल पे डिस्कस भी किया था। आज का टॉप देखिए, बिल्कुल वही लेवल है 18,150, और उसके बाद पिछले 5-6 दिनों का जो कंसोलिडेशन जोन था उसको तोड़कर ये स्टॉक नीचे आ गया है। हफ्ते के नीचे, यानी हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है, पर इसका जो आज का क्लोजिंग लेवल अगर आप देखें तो ये करीब पिछले 6 या 7 दिनों का सबसे लोएस्ट
क्लोज है, तो हाई भी बनाया और लो भी बनाया, इस तरह का रिवर्सल, टारगेट भी अचीव, क्या कह रहा है? बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने प्रदीप। इनफैक्ट जो 18,150 के लेवल्स से रिवर्स हुआ है, दैट इज वेरी क्लोज टू दी 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर फॉल। अगर पूरे इसका प्रीवियस जो फॉल था उसका 78.6% आ रहा था लगभग 18,200-204 के आसपास, और वही लेवल टेस्ट करके जा रहा है। तो प्रदीप डेफिनेटली एक साइन ऑफ आई वुड से रेदर इट इज एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग कॉशियस एज दीज लेवल्स। और अब मुझे लग रहा है कि जब तक वो लेवल्स, ये जो रिसेंट हाइज बने 18,150 के, वो नहीं निकलते, तो आई थिंक ये पूरी रैली जो डबल बॉटम्स हमें देखने मिली उसका अच्छा खासा एक करेक्शन 50 to 61% तक मिड कैप में देखने मिल सकता है। एंड ये लेवल्स ऑन दी लोअर साइड लगभग आ रहे प्रदीप 17,400 के आसपास। सो आई थिंक डेफिनेटली मिड कैप से एज ऑफ नाउ तो दूर रहने की सलाह रहेगी मेरी, और वॉच आउट फॉर 18,150 अगर वो निकलता है तो ही आई थिंक और बाइंग और स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। एंड देन तो फिर तो प्रीवियस हाइज 18,500-600 तक के लेवल्स ही देखने मिल जाएंगे, पर वो नहीं निकलता ना। आई थिंक जो हिसाब से एक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने मिला है, सेम काइंड ऑफ हमें मिड कैप में भी देखने मिल सकता है, या तो सेल ऑफ भी आ सकता है 17,400 तक। ओके, चलिए इसके साथ ही वक्त है इजाज़त लेने का। जय, शुक्रिया आपका, अगले सब आपका भी शुक्रिया, और साथ ही राजेश आपसे भी लेंगे इजाज़त, और मिस्टर मेहता आपका भी शुक्रिया पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट जानने का। नीरज ने आज बाजी मारी है करीब 2.25% के रिटर्न के साथ, और कौन से थे वो स्टॉक्स जिन्होंने ये रिटर्न हासिल करने में मदद की, उस पर भी नजर डालते हैं आज के ट्रेड में। क्या गेंदबाज भी थे, केवल बल्लेबाजी नहीं, बल्लेबाजी है। इस पूरे रिटर्न के पीछे जेपी एसोसिएट्स, रिलायंस डिफेंस, पुंज लॉयड और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये हैं वो स्टॉक्स नीरज की टीम में जिन्होंने सबसे शानदार रिटर्न आज कमा कर दिए हैं। और हेमंत की टीम पे अगर आप नजर डालें, प्रिज्म सीमेंट, स्पाइस जेट, IFL होल्डिंग और जेट एयरवेज ने कमाई की है। तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा आज का सत्र, लेकिन फाइनली आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि आज के बाजार के सत्र का पूरा रिकैप आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में।